अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज़ शरीफ साहब को दावत दी है कि आइए अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं। अगर आप किसी भी सियासतदान से जो सियासत का खिलाड़ी है और सियासत के रमूज़ अच्छे तरीके से उससे वाकिफ़ है, वो इस मौजूदा सेटअप के अंदर जिसमें किसी के पास वाज़े नंबर नहीं है हुकूमत साजी के लिए, वो हुकूमत बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी पहली मिसाल है। आसिफ जरदारी साहब को सबसे ज़्यादा जाना जाता है कि वो सियासत में जोड़ तोड़ के बादशाह हैं। सबसे पहले उन्होंने ही वफाकी हुकूमत से अलहदा रहने का फ़ैसला किया। ये तो मांग की कि हम आइनी ओहदे लेंगे, सदर बनेंगे, गवर्नर बनेंगे, चेयरमैन सेनेट की मांग करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि हम वज़ीर बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का फ़ैसला भी उससे मुख्तलिफ नहीं है। उन्होंने कहा अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। दूसरा उनका जुमला जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है वो काफ़ी सख्त जुमला है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपका बयानिया 9 मई था तो वो अब रिजेक्ट कर दिया अवाम ने, और वो काफ़ी हद तक दुरुस्त जुमला है उनका, क्योंकि लोगों ने जो वोट की ताकत से फ़ैसला किया है वो तो पीटीआई के हक़ में जाता है। तो क्या किया जाए? क्या 9 मई दुरुस्त था? बिल्कुल नहीं। 9 मई एक गलत काम था जिसने पाकिस्तानी सियासत के अंदर, पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर एक स्याह धब्बे के तौर पर याद रखा जा सकता है। इससे बेहतर अल्फाज में उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या उसमें फंसे रहें या आगे बढ़ जाएँ? तो मेरे ख़्याल में जो समझदारी की बात होगी कि कौम को तकसीम से निकालने और फसाद से निकालने की खातिर आगे बढ़ जाएँ और आगे बढ़ने के लिए रास्ता खोल लें। और रास्ता खोलना कभी किसी एक तरफ से नहीं होता, इसके लिए दोनों को रास्ता खोलना पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक सियासत तकरीबन उसी नौइयत की कर रही है जो इमरान खान हुकूमत में रहकर किया करते थे कि ये सारे चोर डाकू हैं, इनके साथ नहीं बैठूंगा। चाहे वो इंडिया का अटैक हो गया था, वो कहते थे साथ नहीं बैठूंगा। तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी जिसका एंड भी किसी अनफॉर्चुनेट नोट पर ही होना था। अभी भी उनकी पोजीशन यही है कि सारे चोर डाकू हैं। अब सवाल उनसे ये पूछा जाए कि आपकी जमात के अंदर जो सारे लोग थे 2018 के अंदर, वो किस तरीके से आए थे? इसी तरीके से आए थे। अब लोगों ने आपको मुंतखब किया है तो ज़िम्मेदारी निभाएं, आगे बढ़ें, पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करें, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें और रास्ता आगे बढ़ाने के लिए पहला कदम आप उठाएं। अगर आप लीडिंग पार्टी हैं तो लीडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की बनती है। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों को था कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और एक एल्डरली पॉलिटिशियन का रोल उनको अदा करना चाहिए। इस वक्त जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की डिस्प्यूट है वो सबसे ज़्यादा बज़ाहिर मुतासर करती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नज़र आती है, और उसमें नवाज़ शरीफ का अपना हल्का NA130 लाहौर वाला भी शामिल है। क्या नवाज़ शरीफ साहब को इस वक्त ये नहीं चाहिए कि ख़ुद से रज़ा कराना तौर पर ये ऑफ़र करें कि आइए 130 लाहौर वाले हल्के से आगाज़ करते हैं, तो इसी से शुरुआत करें कि 45 और 47 का ऑडिट करते हैं। अगर हार हुई तो हार है, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जिसके ऊपर तनाज़ा खड़ा हो। ये जब तक आप जज्बा नहीं पैदा करेंगे और फिर सोचें कि मुल्क में जमहूरी तरीके से आगे बढ़ जाए, तो मुल्क जमहूरी तरीके से आगे कैसे बढ़ेगा, ये सवालिया निशान है। 79 नशिस्तें हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, माइनॉरिटी पार्टी है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही बनाने जा रही है। पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल नहीं होगी, लीडिंग पार्टी PTI है वो भी उसमें शामिल नहीं होगी, अनलेस को उसके आधे लोग आप लोटा बना के किसी जमात में शामिल कर दें। 92 सीट्स या 93 सीट्स अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। तो ये ओवरऑल आज की सिचुएशन है। आगे एक हफ्ते के अंदर क्या होगा पाकिस्तान में वो भी मानी खेज होगा। आमतौर पर पोलिटिकल लॉयल्टीज़ चेंज होती नज़र आएंगी। आज जिन 7 MPs ने PMLN को ज्वाइन किया है उसमें से 2 वो हैं जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के साथ फतह हुई। इंडिपेंडेंटली वो जीते तो हैं लेकिन पीछे सपोर्ट उनको PTI की थी। तो आगाज़ हो रहा है। पहले लाहौर से उनके एक MNA गए हैं, आज 2 MPs गए हैं और एक लार्ज चंक ऑफ MNAs अगर आइंदा हफ्ता एक कुछ और डेवलपमेंट नहीं होती तो हाफ ऑफ दैम एटलीस्ट वो भी अपनी लॉयल्टीज़ चेंज कर लेंगे। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ गए हैं फैसल वाडा साहब हैं, रियासतदान हमारे साथ। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाहौर से हमारे साथ। आबिद शेर अली साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। राजा साहब, आपका हल्का जो है उन हल्कों में शामिल है जहाँ फॉर्म 45 और 47 का डिस्प्यूट सबसे ज़्यादा अरूज पर है। 82,000 की आपका दावा है कि आपके पास लीड है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45। लीगल पोजीशन आपकी कहाँ स्टैंड करती है अभी? क्या कोर्ट ऑफ लॉ जो है फॉर्म 45 को बुनियाद बनाते हुए आपका रिजल्ट जो है उसका रिकाउंट करेगी, ऑडिट का हुक्म देगी कि 45 और 47 का ऑडिट करें? क्या होगा तरीकाकार? देखिए, जो वाक़यात हैं वो तो बिल्कुल वाज़े हैं। मुझे गरिबान से पकड़ के RO के दफ्तर से निकाल दिया गया 10:30 बजे। उसके बाद दाखिला मना किया। एक पूरा एक जत्था पुलिस का खड़ा हो गया। RO साहब ने रिटर्न एक हुक्म दिया कि इनको दाखिल नहीं होने देना, और तमाम रात वहाँ पे ज़ाहिर है फेक फॉर्म 45 बनाए गए। देखिए, ये सिर्फ ये झगड़ा नहीं है 45 और 47 का। हमारे पास वो फॉर्म 45 हैं जो
सैकड़ों पोलिंग स्टेशंस पर प्रिजाइडिंग अफसरान ने हमारे पोलिंग एजेंट्स को दिए। उनके मुताबिक रिजल्ट बिल्कुल वाज़ेह है। सारा दिन हम फिरते रहे, हल्के के अवाम जानते हैं हल्के में क्या सूरत हाल थी। और जो मेरी लीड है ये 90% फॉर्म 45 के एनालिसिस के बाद 82,000 है, और 100% को जब हम देखते हैं तो ये 98,000 पे चली जाती है। तो 98,000 की लीड को आपने एक जुम्बिश कलम अगले दिन सुबह कह दिया कि नहीं ये तो 12,000 की हार है। ये एक इतनी मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल है जिसका मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। अब ये हमारे पूरे जमहूरी निज़ाम पर मैं समझता हूँ एक हमला है और एक सवालिया निशान है। इलेक्शन फिर कराने ही नहीं चाहिए। अगले दिन सुबह बस एक फॉर्म जारी कर देना चाहिए, फॉर्म 47, और उसके बाद अब चूंकि 5-6 दिन गुजर गए हैं, यकीनन सैकड़ों की तादाद में जाली फॉर्म 45 भी तैयार किए गए हैं और जो थैले हैं उनको भी भरा गया है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि इतनी अहमकाना और बॉन्डी ये हरकत थी कि जब भी इस मामले को किसी अदालत ने देखा तो ये तमाम जो एक अमल हुआ था वो पाश पाश हो जाएगा, और उसकी जो एक उसमें जो एक ये घपला किया गया, जो बेईमानी की गई और बेईमानी की बुनियाद पे एक हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है, मेरे लिए इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मेरा MNA होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन जो इस मुल्क के साथ हो रहा है, जो इस मुल्क के इदारों के साथ हो रहा है, जो रिटर्निंग अफसरान के साथ किया गया, जिस तरह दबाव में लाकर उनसे ये जालसाजी करवाई गई, पुलिस अफसरान को इस्तेमाल किया गया, मैं समझता हूं हमारे पूरे इंतजामी ढांचे को हमने खोखला किया एक नतीजा हासिल करने के लिए। आपके ख्याल में ये हुक्मनामा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आएगा या आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा? ये मेरे लिए अभी तक चीज़ वाज़ेह नहीं है कि ये हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी या ट्रिब्यूनल में जाएंगे। देखिए, इसमें 2-3 हैं ऑप्शंस हमारे सामने। हाई कोर्ट भी हो सकता है, ट्रिब्यूनल के अलावा पहले इलेक्शन कमीशन खुद हो सकता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। देखिए, जहां भी होगा मेरी नज़र में ये फैसला आ जाएगा। ट्रिब्यूनल तो आखिरी स्टेज है, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूं ये मामला इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को ठीक करे, और जो एक धब्बा अब इलेक्शन कमीशन पे लग चुका है उस धब्बे को धोए। दुरुस्त है। फैसल वाडा साहब, आप फरमाइएगा, इस वक्त काफ़ी नशिस्तें ऐसी हैं, ख़ास तौर पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जिसके ऊपर काफ़ी तनाज़ा है और तीनों बड़े शहर हैं। क्या वोट ऑडिट हो सकता है या मट्टी पाओ और आगे चलने का काम होगा? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखिए मालिक साहब, सबसे पहले तो ये कि जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है कि जुम्बिश कलम से रिज़ल्ट चेंज हो गया, तो जुम्बिश कलम से तो पाकिस्तान की 65 साल की हिस्ट्री के अंदर जुम्बिश कलम से बहुत कुछ हुआ है। फांसियाँ भी लगी हैं और जुम्बिश कलम से चीज़ें रिवर्स भी हुई हैं। वक्त हाल वक्त ज़रूरत बहुत कुछ जुम्बिश कलम से हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, सलमान अकरम राजा साहब एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है। 2, 4, 5 की फेस सेविंग के अंदर तो फैसले आ जाएंगे, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की रीत रवायत देखते हुए। बाकी तो फॉर्म 45 जो है वो हारने वाले के पास भी है, जीतने वाले के पास भी है, जो इलेक्शन लड़ा है उसके पास भी है, 5वें के पास भी है। तो उसमें तो मैंने पहले ही कहा है कि वो छोले आप खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, वो उसी के काम का आगाज आएगा। उसका फैसला नहीं आएगा? उसका फैसला हो ही नहीं सकता ना सर, क्योंकि अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं, 17 सीटें MQM को मिली हैं, PTI का दावा है कि वो लीडिंग पार्टी है और हाफिज नईम ने तो उसके ऊपर 7 मोहर लगा दी है। अब आपने क्या देखा? अब देखिए नदीम मलिक साहब, मेरे लिए कोई ये इलेक्शन जो है ना, कोई मेरे लिए नया तमाशा नहीं है। मैं तो बहुत कराची में क्या हुआ, रीसेंट स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सर ये 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, आज भी ऐसा हुआ है, इससे पहले 2013 में भी ऐसा हुआ था, 2008 में भी ऐसा ही हुआ था, और आगे जो इलेक्शन आएंगे उसमें भी काफ़ी हद तक कम होके होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जब हम जीते थे ऑल ओवर पाकिस्तान तो हमें भी पता है, उसमें आप हल्फ उठा कर सकते हैं कि मैं कहूँ कि रिगिंग नहीं हुई थी तो रिगिंग हुई थी, ठीक है। आज भी रिगिंग हुई है, उससे पहले रिगिंग हुई थी। अब जो आने वाले इलेक्शन इंशाल्लाह साल, 1.5 साल, 2 साल या उससे पहले, वो एक कम रिगिंग वाले होंगे, उसमें आप सही जमहूरियत देखेंगे। लेकिन मेरा सलमान अकरम राजा साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि सारा दिन अब आपने कन्फ्रंट्रेशन की सियासत करके देख ली। आपको अगर रिकन्सिलिएशन में भी नहीं बैठना इन हालात में, आप ना माने नून लीग को, आप पीपल्स पार्टी को ना माने, किसी को ना माने, बट आप डेमोक्रेटिक फेस के साथ वहाँ बैठे तो जाकर। अगर यहाँ 3 आदमी बैठे हैं डेमोक्रेटिक, तो मैं तो दरवाज़ा खोल के आके बैठूंगा, बिकॉज मैं जब तक सिस्टम के अंदर नहीं होऊंगा मैं सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, जो फ्रेजाइल हुकूमत का मैं बात कर रहा था आपसे, वो फ्रेजाइल हुकूमत बन गई। जो सीटों के नंबर दिए अल्लाह की मेहरबानी से वो भी वही आए।
जो कोलेशन थी वो भी हुआ ही। देखिए यहाँ तो अब आपको अंदाजा होना चाहिए इक़्तिदार नून लीग। शहबाज शरीफ 80 नशिस्तों से हुकूमत चलाएंगे। देखिए मैं यही कह रहा हूँ सर, मैं तो 6 महीने 8 महीने पहले आपको बोल चुका था। शहबाज शरीफ 80 से हुकूमत चला लेंगे? नहीं चला सकते सर, नहीं मैं 6 महीने 8 महीने से पीट रहा हूँ, मैं आज थोड़ी कह रहा हूँ आपसे ये बात, आज मेरे लिए नई बात नहीं, आज तो रिजल्ट आके एनालिसिस सब। नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ? देखिए उनके साथ तो वो हुआ जो उन्होंने भी तवक्को नहीं की थी। देखिए वॉश आउट हो गई। किसने किया? देखिए अवाम बाहर निकली, ओवरवेलमिंग नहीं थी लेकिन अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए जरूर रहेगी नहीं, एक सवाल का जवाब पहले आप दें, फिर आबिद शेर अली से पूछूंगा। नहीं पार्टी तो है, पार्टी कहीं नहीं जा रही। नहीं लेकिन सर ये इक़्तिदार आखिरी है जो इन पार्टियों के अंदर आ गई है इस बार। जो आपका ख्याल है नून लीग का आखिरी इक़्तिदार? 500% मेरा एनालिसिस है, बाकी तो अल्लाह को पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के जो अभी मसाइल हैं, $24 बिलियन आपने देना जून में, 3 सालों में। IMF का पैकेज है, IMF का पैकेज है, $74 बिलियन 3 इयर्स की रिक्वायरमेंट है। 24 तो आपने भी देना है। बिजली के नरखे हैं, बेरोजगारी है, आम खाने की अशिया की चीज़ें हैं, नौकरियां हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिल्स हैं, कैसे आप करेंगे? आपका पहला इंडिकेट देखिए, अभी भी आप फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं, आप अभी भी पाकिस्तान को सीरियस मसाइल से निकलने के लिए खड़े नहीं हो रहे। आप फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर, मैंने आपके प्रोग्राम में कैटेगरी भी कहा था, उस वक्त भी गेम हुई, आज भी आपके कह रहा हूँ कि एक आदमी है आपके पास जो पाकिस्तान की बेहतरी करता है बगैर किसी मुफाद के, सुल्तान अलाना साहब। वो आगा खान साहब के भी राइट हैंड मैन है, चेयरमैन हबीब बैंक भी है। मेरा कोई लव लॉस उनके साथ नहीं है, ईमानदार आदमी, पाकिस्तान की खिदमत करते आए हैं। उनको आज भी आप फाइनेंस में ऐसे पीएम बना दें, वो ड्यूल नेशनल है, गेम ना करें, गेन ना करें और गेम ना करें, और आप उनसे IMF का रिस्ट्रक्चरिंग करा दें। उनके तो स्पीड डायल पे सारे बैंकर्स हैं। अगर आपको ऐसे अच्छे लोग पाकिस्तान के अंदर बहुत मौजूद हैं। आपकी तजवीज़ यकीनन शहबाज साहब सुन रहे होंगे। अभी शेर अली साहब, वाडा साहब का ख्याल है कि नून लीग की आखिरी हुकूमत है, 80 लोगों के साथ माइनॉरिटी अक़लियती हुकूमत आपकी इक़्तिदार में आएगी, मालूम नहीं कितना अरसा चलेगी, क्या बनेगा उसके बाद? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। फैसल वाडा साहब मेरे भाई हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, सलमान अकरम राजा साहब भी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है फैसल वाडा साहब से कि फिर क्या इसका ABCD छोड़े के इक़्तिदार में कौन आया कि कौन क्या है, कि सलूशन क्या है, कि आप ब्लेम गेम से निकलें। अगर चले शहबाज साहब नहीं भी बनते PM, आप बन जाते, कोई बन जाते, तो पाकिस्तान के ऊपर जो डेट्स हैं, जो हमने सर्विसेज करनी है, आखिर पे करने हैं, A बने B बने, इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है, काफ लीग की है, फैसल वाडा साहब की है, देने तो पाकिस्तान ने है ना पैसे, कौन से सियासतदानों ने अपनी जेब में से देने। ये देखें वाडा साहब के जो बुनियादी फसाद की जड़ है जो 2018 से शुरू होती है, चले उसको भी गुजरे कई साल गुजरे हैं। अब ये देखें कि ये ब्लेम गेम देना कि जी ये हमें चाहिए कि इस वक्त मुतफ़िका होकर सियासत करने के बाद में करने के जो पाकिस्तान के लोगों के इश्यूज़ हैं, जो हमने मामलात को आगे लेकर जाना है, तो हमें पॉजिटिवली इस वक्त सपोर्ट करना चाहिए कि गवर्नमेंट को, कि हमें इन क्राइसिस से मिलकर निकलना होगा। वाडा साहब का भी उतना पाकिस्तान है, नदीम मलिक साहब का भी है, मेरे भाई सलमान अकरम राजा साहब का भी, मेरा भी उतना ही पाकिस्तान है। आखिर हमने ही सफ़र किया, लोगों की आगे प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं, लोगों को मायूस करने की बजाय हमें कोई पॉजिटिव नोट के ऊपर आगे मिल बैठ कर चलना हो जाए। मैं भी हार गया, वो भी हार गया, दिला सकते हैं नहीं, उम्मीद आप कैसे दिला सकते हैं? नहीं मलिक साहब चले, मैं आपको बिठा देता हूँ 266 नशिस्तों में से, तो आप मुझे बताएं कि कैसे वज़ारत उज़्मा चलेगी, और आप वज़ारत उज़्मा लेने के लिए इतना जल्दी में है। ना पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट किया, मेरे ख्याल में सियासी तौर पर दुरुस्त फैसला किया उन्होंने, ना JUIF ने हुकूमत में बैठना पसंद किया। आपकी तरजीह क्यों है हुकूमत लेना? मैं इससे समझने से कासिर हूँ। काबिल एहतराम है, देखिए किसी न किसी ने तो मुल्क को चलाना ना, ड्राइविंग सीट पे बैठना है। आगे हमने अपने पॉलिटिकल कैपिटल का बड़ा शदीद नुकसान किया माजी में भी, तो लेकिन मुल्क को तो चलाना है कि नहीं चलाना? किसको फिर दें हुकूमत? कौन चलाएगा हुकूमत? किस तरह? एक सवाल का आपसे जवाब चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं, आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। आप लोगों ने फुल पेज ऐड छापी, फ्रंट पेज के ऊपर कोई न्यूज़, कोई अखबार जो है ना वो पूरा अपना पेज किसी को देता नहीं। PM नवाज शरीफ हेडलाइन के तौर पर आपने छापा, फिर आपने पूरी कैंपेन चलाई पाकिस्तान को नवाज दो, आखिर में आपने शहबाज शरीफ को नवाज दिया।
तो ये इसके पीछे साइंस क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पार्टी के अंदर से साइंस है कोई या पार्टी के बाहर की साइंस है कोई? मियाँ नवाज शरीफ साहब स्टेट्समैन हैं, उन्होंने मुल्क के वसी तर मफादत के लिए हमारी एक अपनी हिकमत अमली है, हमने अपने पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान को लेकर चलना है। देखें, हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है, हमारी भी PMLN की अपनी स्ट्रेटजी है। पहले भी शहबाज साहब ने कोलिशन गवर्नमेंट के साथ रन किया, फिर अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया। ये तो पार्टी का फैसला ना जी। हमारे दिल में जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का एहतराम है, शहबाज साहब के भी दिल में वो एहतराम और इज्जत है। क्या पता हमसे कोई 10 हाथ उनका ज़्यादा एक बाप बेटे की तरह उनसे एहतराम हो, तो किसी की क्रेडिबिलिटी पर इस तरह डाउट करना, ये पार्टी का फैसला है। शहबाज साहब को नवाज शरीफ साहब के लोग उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। आपकी पार्टी के अंदर से लोग उनकी क्रेडिबिलिटी शहबाज साहब का सुन लें। अब मुझे मेरा नदीम मलिक साहब, एक आपके सवाल का जवाब दूं, फिर आप जितना मर्जी बॉल को ले जाइएगा। चले, आपको इख्तलाफ होगा शहबाज शरीफ साहब से, आपका अपनी एक माइंड सेट है। मेरा क्वेश्चन ये है, बीइंग पाकिस्तानी, कि आखिर किसी ना किसी को तो ड्राइविंग सीट पर ओनरशिप लेनी है कि नहीं? पाकिस्तान की फौज भी पाकिस्तान की है, अदालतें भी पाकिस्तान की है, अवाम भी पाकिस्तान की है। अब इलेक्शन हो गया, अब जो भी रिजल्ट आना था आ गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। खुदा के लिए मीडिया से भी मेरी दरख्वास्त है कि ये जो भी अभी मैं चला जाऊँ कि मैं कहूँ जी KP में सारे फेक किस्म के फॉर्म 45 है, खुदा के लिए इस मरूजा से निकले, मुल्क को आगे लेकर चले, सब मिलकर, सबकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सलमान अकरम राजा साहब, मुल्क कोलैप्स किया, राजा साहब इस वक्त आपकी पार्टी लीडिंग पार्टी है, 92 आपके MNAs हैं, और मैं तो एज ए जर्नलिस्ट एक सोच रखता हूँ, मेरी सोच ये थी कि लीडिंग पार्टी को सियासी पहला कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आप अपने डिस्प्यूट कोर्ट्स में सेटल करेंगे, उसके ऊपर मुज़ाकरात करेंगे, सियासी कुव्वतों को भी साथ मिला सकते हैं, लेकिन आपको हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से तो आप हाथ बढ़ा सकते थे। नून लीग से पंजाब में आपका मैच है, तो वो आपने वो भी तरजीह में नहीं रखा। मैं ये नहीं अंडरस्टैंड कर सका कि ये क्यों है, क्योंकि एक पार्लियामेंट ने एक मैंडेट अगर दिया है तो उसमें आप बड़ी पार्टी हैं तो आप पहले आगे बढ़े। नहीं, देखिए, मैंडेट ही की तो बात है। अगर हमारी 40-50 सीटें हमसे छीन कर इस धांधली के जरिए दीगर जमातों को दे दी गई हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, कराची में MQM भी शामिल है, और हमें पूरा यकीन है और हम शवाहिद रखते हैं, तो पहले वो खैर सगाली के तौर पे उन सीटों को हमें वापस करें, माने कि हाँ वहाँ धांधली हुई है, वहाँ गलती हुई है। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स मेरे घर पे डाका डाले और फिर मैं कहूँ अच्छा आओ बैठो हम मिलके हुकूमत चलाते हैं? ये नामुमकिन बात है। हमारे अवाम इस वक्त बिखरे हुए हैं। मैं हल्के में रहा हूँ, हल्के की सियासत एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। अवाम चाहते हैं कि जो उनके वोट पर डाका पड़ा है उसका अजाला हो, और हम उस अजाले की बजाय उन लोगों के साथ बैठ जाएं जो उस डाके के बेनिफिशरी हैं, जिनके घर वो मसरूका माल पड़ा हुआ है इस वक्त। ये नहीं हो सकता। देखिए, ये कहना कि आप कदम बढ़ाएं, हमारी 140, 50, 60 सीटें हैं, मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा हैं। तो जब तक ये सूरत हाल ठीक नहीं होगी, इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं होगा, जब तक हमें ये यकीन नहीं होगा कि आइंदा इलेक्शन जो है वो इलेक्शन होगा, सिर्फ एक जुमला लिख देने से किसी को फाते और किसी को हारा हुआ करार नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल बेमानी हो जाता है हमारा तमाम निज़ाम। तो हमने अपने निज़ाम के लिए खड़े होना है। हुकूमत आज बनाना अहम बात नहीं है, हमें उन उसूलों के लिए खड़े होना है जिनके लिए हम खड़े हुए हैं, जिनके लिए आपके इस हक को तस्लीम भी करता हूँ और इसको सपोर्ट करता हूँ कि आपको फॉर्म 45 और 47 में आपका हक है और उसको तस्लीम करके आपको इंसाफ मिलना चाहिए और वोट ऑडिट होना चाहिए जहाँ जहाँ डिस्प्यूट ऐसा है 45 और 47 का। लेकिन पाकिस्तान को भी तो आगे चलाना है ना, और बड़ी जमात आप हैं तो आपको नहीं, पाकिस्तान चलेगा आगे। शिकायत है तो पीपल्स पार्टी से तो आप बात कर सकते हैं, चलेगा आगे, पीपल्स पार्टी से आप बात कर सकते हैं। आपने उसको भी रूल आउट किया, ये मैं नहीं समझा। नहीं, ये तो एक सियासी फैसला है, मैं उसके मुहर्रिकात जानता हूं, मैं बात नहीं करना चाहूंगा। हमारा ये उसूली मौक़िफ़ है कि जो कोई भी इस वक्त फ़ायदा उठा रहा है इस धांधली का, उसको पहले ताइब होना चाहिए, वरना बनाए हुकूमत। बिल्कुल बिस्मिल्लाह, इन्होंने धांधली का फ़ायदा किसने उठाया? आपके ख्याल में धांधली का फ़ायदा किसने उठाया? इन तीनों जमातों ने उठाया है। पीपल्स पार्टी ने उठाया है, PMLN ने उठाया है और MQM ने उठाया है। तो अब अगर ये मिलजुल कर खुशो खुरम एक झूठ के ऊपर एक हुकूमत कायम करना चाहते हैं तो करें, हम उसमें हिस्सेदार क्यों बने? हम एहतजाज करते रहेंगे। पाकिस्तान के लिए शफाफियत,
शराफत और कानून की बालादस्ती का तकाजा करते रहेंगे। इसके लिए अपोजिशन में बैठना कोई मुजायके की बात नहीं है, पार्लियामान में होंगे। तो सर पार्लियामान फिर में ये अपना स्ट्रीट भरपूर एजिटेशन किरदार शुरू हो अदा जाएगी। साहब एक सवाल करना चाहूंगा मैं। स्ट्रीट एजिटेशन शुरू हो नहीं, ये जाएगी, जरूरी नहीं है। फिर आपके ख्याल देखिए, में पाकिस्तान आगे नहीं, वो आगे जरूरी बढ़ेगा? नहीं है। नहीं, देखिए, स्ट्रीट एजिटेशन भाई आपका साहब, मैं एक सलमान मसला है, अकरम मैंने ये राजा नहीं साहब कहा। से सवाल करना चाहूंगा एक। जी वो जवाब दे लें स्ट्रीट एजिटेशन वाला, क्योंकि शेर मरवत साहब का कहीं कोई जुमला है, मैंने नहीं, सुना देखिए, है। एक स्ट्रीट सवाल मैंने एजिटेशन की देना बात फजलुर आपने रहमान ने की भी है। जिक्र किया। मेरे इल्म में स्ट्रीट एजिटेशन नहीं है। आप आबिद शेर अली साहब कोई पूछना चाह रहे हैं? मैं सलमान अकरम अपने मेरे भाई हैं, मैं इनको कहूँगा पहले 2018 पे कौम से माफ़ी मांगे। अभी फैसल वाडा साहब ने जो फरमाया, ये आपकी पार्टी जैसे इक़्तिदार में आई, हम जैसों को हराया गया, हमें तो अगले दिन शाम 4 बजे जाके थप्पड़ मारा गया, जी आप हार गए हैं, हमारे लोगों को बांधा गया। आप पहले कौम से उस मुजरमाना फेल पर आप माफ़ी मांगे। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, इस निटी-ग्रिटी में जाने की बजाय आप मुल्क को आगे लेकर चले, वरना पहले आप और आपके लीडर कौम से माफ़ी मांगे कि उन्होंने मुजरमाना फेल किया पाकिस्तान के साथ, हमारे साथ धांधली के साथ आपने सीटें छीनी, आपने उसके बावजूद आपको शहबाज शरीफ साहब ने। राजा साहब आप कमेंट करना चाहें तो कर दें, मुझे ब्रेक पे जाना है। राजा साहब देखिए, ये बिल्कुल कौमों की तारीख में जैसे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन साउथ अफ्रीका में हुई, जनूबी अफ्रीका में होना चाहिए। मुझे इस बारे में कोई एतराज़ नहीं है कि अगर माजी में खराबियां हुई, गलतियां हुई और उसका फ़ायदा एक पार्टी को हुआ या हमारी पार्टी को हुआ, तो बिल्कुल बैठकर इसका एतराफ़ करना चाहिए। लेकिन आज हमें मामलात को दुरुस्त करना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि चूँकि माजी में कोई ख़राबी हुई थी तो आज की ख़राबी को भी हम हज़म कर लें, मट्टी पाओ और आगे बढ़ जाएं। जब तक हम आज की ख़राबी को ठीक नहीं करेंगे, ये ख़राबी चलती चली जाएगी, ये मर्ज़ मौजूद रहेगा। आज से 5 साल अगले इलेक्शन में फिर आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। हमारा हर इलेक्शन अच्छा जवाब है आपका राजा साहब में पिछले इलेक्शन से बुरा हुआ है। 2018 का भी इतराफ़ करना चाहिए और 2024 का भी इतराफ़ करना चाहिए। एक ब्रेक ले लें, फिर वाडा साहब से पूछते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पीडीएम की हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब ने 16 माह चलाई, 87 उसके अंदर मिनिस्टर्स थे और जो रुपया था इनको 179 पे मिला था, 305 पे इनको छोड़ा। उसके बाद ये जो केयर टेकर्स आए हैं इसमें आके 30-35 रुपये की रिकवरी हुई, फिर दोबारा 10 रुपये गिरा। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ानी पड़ी, बिजली गैस की नर्ख भी बढ़ाने पड़े और ये ट्रेंड जारी रहेगा। अभी पाकिस्तान की नेक्स्ट 3 ईयर्स की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट $74 बिलियन है। तो जो भी हुकूमत बनाएगा डे 1 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा, ताकि पाकिस्तान अगले 3 साल जो है ये बैंकरप्सी वाले इशू जो हैं या डिफ़ॉल्ट वाले इशूज़ जो हैं उनसे बच के निकल पाए। वाडा साहब सवाल ये है कि 7 मिनिस्टर्स के साथ इन्होंने जो हुकूमत चलाई उसका खमियाजा इन्होंने इस इलेक्शन में भुगत लिया है, जब लोगों ने इनके ख़िलाफ़ खुलेआम जाके खुल के बड़े ताकतवर तरीके से पीटीआई को वोट किया और इनको रिजेक्ट कर दिया। तो पीडीएम 2.0 वो क्या रंग लाएगी नून लीग की सियासत के लिए और बाकी जमातों के लिए जो इसका हिस्सा बनेगी? देखिए नदीम मलिक साहब, आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए अभी एज ऑफ नाउ जब मैं आपका शो कर रहा हूँ तो पाकिस्तान की जो आने वाली गवर्नमेंट है नून लीग की, वो ट्विटर पे ये नहीं बता रही $24 बिलियन का कैसे इंतज़ाम होगा। आपने 305 का 345 रुपये में छोड़ के गए थे शारदार साहब, और उसको रिवर्स किया फ़ौज की मदाखलत के बाद 275 रुपये, फिर 5-7 रुपये बढ़ते रहे, 10 रुपये ऊपर नीचे होते रहे। अभी भी वो लगे हुए ये नहीं कि $24 बिलियन कैसे वापस करेंगे। आबिद भाई ये आप भी सुनिएगा प्लीज़। और गुर्बत कैसे कम होगी, IMF का पैकेज प्लान किस तरह ऑन टेबल आएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे होगा, बेरोजगारी कैसे कम होगी, महंगाई, वो लगे हुई पूरी गवर्नमेंट इन वेटिंग करीम के साथ झगड़ा करने में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करीम सर्विस के साथ है। प्लीज उबर भी भाग गई थी आपके पास से। इस एटीट्यूड से सब निकल जाएंगे आपके मुल्क। आज भी अगर आप होश के नागर, मैं आबिद शेर अली साहब की बात मान लूं, एक्सेप्ट कर लूं कि पाकिस्तान के लिए चले, सलमान अकबर राजा साहब से भी कहता कि जी आपने बड़ी अच्छी बात की, स्ट्रीट एजुकेशन नहीं होगी, लेकिन आप दूसरी तरफ गंडापुर साहब को जब नॉमिनेट कर रहे हैं तो आप क्या सिग्नल दे रहे हैं कि मैं झगड़ा करूंगा, मैं लड़ाई करने आ रहा हूं? आपके ख्याल में झगड़ा होगा? 100%। आप अभी भी अगर कन्फ्रंटेशन से पीछे नहीं हटे तो मुल्क का और नुकसान हो जाएगा। आपके ख्याल में केपी गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से कन्फ्रंटेशनल मोड में रहेगी? 100%। आप क्या सिग्नलिंग कर रहे हैं? देखिएगा सलमान अकबर राजा टाइप जैसे लोग हैं, सलमान राजा ने बहुत जानदार बयान दिए। इन्होंने बहुत सी बात एक इन्होंने कहा नो एजिटेशन, दूसरा उन्होंने कहा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कर ले, और 18 और 24 दोनों की गलतियां मान। मैं तो आज कहता हूं सलमान अकबर राजा साहब को
कि जैसे भुट्टो साहब को मारने के बाद आज हम माफी मांग रहे हैं, मैं दिल बड़ा करके कॉम्स की तरफ से, आपकी तरफ से माफी मांग लेता हूं कि 2018 में भी रिग्ड थे और इस बार भी रिग्ड है। चले जी, रिकंसिलिएशन प्रोसेस के तहत एटलीस्ट आके बैठ क्या करें, रिकंसिलिएशन क्या हो, स्टेप 1 क्या हो? स्टेप 1 ये है कि अगर मैं डिसीजन मेकर होता, आबिद शेरी साहब की जगह के ऊपर बैठा हुआ होता और जो स्पीच की उसके अंदर मैं कहता जी आप फॉर्म करें गवर्नमेंट। किसी का बाप ने भी फॉर्म नहीं करनी थी। किसको कहते हैं फॉर्म? पीटीआई को कहता पीटीआई को दावा देते, फॉर्म कर लें भाई। ये नवाज शरीफ दावा देते। देखिए कुछ चीजें पॉलिटिक्स होती है टेम्परेचर डाउन करने के लिए, पानी की तरह रास्ता निकालने के लिए। आप किसी के बाप ने भी नहीं बनानी थी, सिंगल मेजॉरिटी तो किसी के पास भी नहीं थी। आज आप पीटीआई को भी कहते तो वो क्या दूध की नहरें बहा देंगे यार, कैसे गवर्नमेंट बनाएंगे। बट एक आप बड़ापन दिखाते हैं, स्टेट्समैनशिप दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिकॉज सिचुएशन पाकिस्तान की है। हम भी इस एक्सपेरिमेंट जो 18, 20, 22 महीने का है उसके अंदर आज आबिद शेरली साहब की बात सुन के या सलमान अकबर राजा साहब की बात सुन के मेरे साथ भी क्रिटिक भी ये कह रहा है कि चलें लेट्स गिव इट अ चांस। बट अगर आप भी मैं ट्विटर पे देखूंगा कि आपकी पूरी हुकूमत करीम के पीछे लग गई है, जो मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट ला के दे रही है, जो मेरे मुल्क में एक सर्विस खुदारा करके आ रही है, छोड़ें, बी अ बिगर मैन। बोलो करीम से अगर गलती भी हो गई है, उन्होंने मार्केटिंग कैंपेन कर मुझे बताएं जो इंडिपेंडेंट्स है एमएनएज इनके, उनका फ्यूचर क्या है? वो क्या 92 इंटैक्ट रह जाएंगे? नहीं सर, कैसे देखिए 92 में सर 30 तो हैं आजाद जो बैक्ड बाय पीटीआई नहीं थे, ना कभी थे, ना कभी हैं, ना कभी होंगे। वो हमेशा गवर्नमेंट की हवा के साथ निकल जाते हैं। आपको क्लियर नंबर्स आपके हाथ में। आई थिंक उनमें से मेजोरिटी ने एफिडेविट साइन किए हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ। अब जो बाकी रह गए तो कुछ बिक जाएंगे, कुछ पावर के अंदर रहेंगे। देखिए कुछ लोगों का पहला और आखिरी, ये तो केयर टेकर सेटअप है पीटीआई का। और आपके ख्याल में पीटीआई के साथ कितने लोग बाकी बचेंगे? 30, 35, 40 एट मैक्स। और सूबे के अंदर केपी में हुकूमत बन जाएगी? हुकूमत केपी के अंदर है, लेकिन मैं तो आगे फोर्सी कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आप नाम ले रहे हैं, गवर्नर राज भी लग सकता है आगे जाकर। गवर्नर राज भी लग सकता है, बिल्कुल। देखिए सिचुएशन आप खराब करने की तरफ बैड ऑप्शन अगर हम ये डिस्कस करें तो। देखिए लेकिन सर आप कन्फ्रंट्रेशन से हटे, खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को कन्फ्रंट्रेशन मोड से निकालें। लेकिन आप ये क्यों यकीन है आपको कि अली अमीन के आने से लड़ाई होनी साहब या वो जो गौहर साहब है, ये कुछ शख्सियत हमारे मुल्क के अंदर ऐसी हैं जो सॉफ्ट हैं, हम्बल हैं, दूरअंदेश है, हमसे ज्यादा तजर्बेकार है। अल्लाह ने इनको अपनी इज्जत और मुकाम दी है। आई डोंट नो सलमान अकरम राजा साहब एट ऑल, मैंने कभी बात भी नहीं की हुई, लेकिन मैं उनकी पास परफॉर्मेंस देख के एक जजमेंट कॉल कर रहा हूँ कि इज अ गुड मैन, इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर मैं भी आपको ये कह रहा हूं कि भाई अगर ऐसे लोग हैं, इनको साथ मिला के सुल्तान अलाना साहिब लोगों को लेकर वहाँ केपी के अंदर तैमूर सलीम झगड़ा थे ना, उनके भी फॉर्म 45 का रोल है। सर फॉर्म 45 में आप छोले खाएं, ये आपको पाकिस्तान ने निजाम दिया है। कुछ नहीं निकले, तो जीतने वाले के पास भी है, हारने वाले के पास भी है। आबिद शेर अली साहब, अगर डे 1 से पोजीशन ये हो कि ये यकीन ही ना हो कि कल क्या होगा और इतना बड़ा चैलेंज हो सामने कि आपने इकोनॉमिक सर्वाइवल कैसे करनी है, तो फिर हुकूमत आगे नहीं चल सकती। नदीम मलिक साहब, हमने तो पहले भी भुगता है, इसकी कॉस्ट पे की है अभी रीसेंट इलेक्शंस के अंदर। अभी फैसल वाडा साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है कि कन्फ्रंटेशन मोड से बाहर निकलें, मुल्क को आगे चलाएं, क्योंकि लोगों ने वोट डाल दिए, हमारी नफरत में डालें, हमारे अच्छे में डालें, हमें भी डालें, पीटीआई को भी डालें, पीपल्स पार्टी को भी डाले, JUI को भी, सबको उन्होंने डाले। तो खुदा के लिए आगे करें, आगे बढ़ें। आप एक दूसरे से नफरत की पॉलिटिक्स को तर्क कर दें, लोगों को इस, वो कहते हैं ना पंजाबी में, खोबे से निकालें। अगर खोबे से नहीं निकाला है तो दलदल में सारे फंस जाएंगे, फिर कोई भी मुल्क को आगे नहीं चला सकता। हमने तो फैसल वाडा साहब को अगर याद हो, शहबाज शरीफ साहब ने खुद ऑफ़र की थी कि जी आप जो पीटीआई समझती है कि इनके मेंबर्स ज़्यादा हैं तो गवर्नमेंट बना लें, हम इनके साथ हैं, हम साइड पे ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। तो भाई इस वक्त फैसल वाडा साहब, हम चाहते हैं कि एक टेबल पे बैठकर मुल्क के जो क्राइसिस हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी स्पीच में कहा, बारहा मैं आपके ऑनर ये कह रहा हूँ, मैं सलमान अकरम राजा साहब को भी यही इस्तदा कर रहा हूँ कि मुल्क के लिए सोचें। लोगों ने अब वोट दे दिया, मिल बैठकर मुल्क को क्राइसिस से ना निकाला तो सलमान राजा साहब ना लोग आपको कभी माफ़ करेंगे ना हमें माफ़ करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो कहा ना कि फॉर्म 45 में ठीक है, अदालतों में आप अपने प्रोसेस को जारी रखें, लेकिन मुल्क के लिए आए बैठकर लेजिस्लेशन करें, मुल्क को आगे निकालने। जो फैसल वाडा साहब ने अलार्मिंग चीज़ बताई है, $24 बिलियन, उसको आप कैसे जनरेट करेंगे? टैक्सेस का निज़ाम है, तो फिर
गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, तो ये अगर आपने सलमान अकरम राजा पॉलिटिक्स साहब। करनी है इन चीजों पर तो फिर मुल्क का नहीं आफत। देखिए नदीम मलिक साहब, यहाँ मामला सिर्फ सियासी जमातों का नहीं है। हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में 24-25 करोड़ लोग बसते हैं, उनका भी कोई जहन है, उनकी भी कोई सोच है। वो भेड़ बकरियां नहीं है कि हम उनको हाँकते। मुझे अगर 1,60,000 वोट पड़ा है लाहौर शहर में, ये एक बहुत ही बड़ी बड़ी तादाद थी। आप देखिए मरियम बीबी को, हमजा साहब को, रोहेल असगर साहब को, सरदार एयाज सादिक को, साद रफीक को, पुराने मंजे हुए सियासतदानों को 70,000 और लाख के दरमियान वोट पड़ा है। मुझे 1,60,000 वोट पड़ा है। मेरा वोटर मुझसे आज रोज पूछता है ये मेरे वोट का क्या हुआ। मेरे मुकाबले में एक शख्स को आपने लिख के दे दिया कि 1,72,000 वोट है, वो मियां नवाज शरीफ से भी बड़ा लीडर बन गया लाहौर शहर का। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो लोगों को कबूल नहीं है। आपको इसका तदारुक करना होगा। ये एक ऐसा झूठ है जो हर एक की आंखों में इस वक्त चुभ रहा है, हर एक के कानों में इस वक्त वो खलिश पैदा कर रहा है। ये नहीं हो सकता कि आप अवाम को धुतकार दें और फिर कहें आओ चलो अब जीरो शक्कर हो जाएं और आगे बढ़ो। आपने अवाम और रियासत का जो रिश्ता है उसको कायम रखना है। उस रिश्ते को आप झूठ की बुनियाद पर नहीं चला सकते। कोई मुल्क तरक्की नहीं करेगा जहां उसकी यूथ, उसकी अवाम मुतनफ़र हो रियासत से, वो समझे कि ये रियासत झूठ पर मबनी है, ये हुकूमत झूठ पर मबनी है। आपको ज़रूरत है अवाम की हुकूमत का साथ देने के लिए, रियासत का साथ देने के लिए, रियासत के इदारों का साथ देने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अवाम का एतमाद बहाल करें इदारों में। अगर ऐसा नहीं होता तो हम तो शायद एजिटेशन ना करें, लेकिन एहतजाज ज़रूर होगा, लोग करेंगे, लोग खुद आकर करेंगे। तो इसलिए खुदारा आप हकीकत को समझिए कि आप एक इतनी बड़ी धांधली करके, इतना बड़ा तमस्खर उड़ाकर जमहूरी अमल का आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसको आपको ठीक करना होगा। ये खंजर है जो आपने दिल में घोंप कमेंट दिया करना इस चाह कौम रहे हैं, के। कर लें, फिर अब मुझे आपको ब्रेक इस पे खंजर को निकाले बगैर जी आपको आगे अगर नदीम मलिक बढ़ना साहब, है तो देखिए। आपको शिफा देनी होगी। देखिए नदीम मलिक साहब, अगर आप कन्फ्रंटेशन की सियासत से बाहर नहीं निकलेंगे और स्टॉल क्लेम पे खड़े रहेंगे कि 170-180 सीटें हमारी आ गई, तो फिर तो चांद पे जाके आप अपनी हुकूमत बना लें। नंबर एक। नंबर दो ये कि आप किस रियासत और किस इदारों की बातें कर रहे हैं जिसके ऊपर आपने आग, गोले और तोपें और बंदूकें चलाई हुई हैं, ठीक है। सो हम माजी भी ना भूलें ना, हम तो 15 साल इस पार्टी के अंदर रह चुके हैं। जो कल के कल पॉपुलैरिटी वेव के ऊपर बैठ के आए हैं, वो हमें भी भाषण ना सुनाएं कोई भी कौम के ऊपर, और ना हमें इदारों की बात करके दें। क्योंकि इदारों के ऊपर जब आपने टैंकों पे और तमस्खर उन शहीदों का भी उड़ा दिया 9 मई के वाक़े के अंदर, तो उतनी बात करें जितनी एक्सेप्ट हो जाए। अगर हम किसी फेस को एक्सेप्ट करें एक्सीडेंटली केयर टेकर सेटअप के तहत कि जी पीटीआई की केयर टेकर वेव है, ये हाई पॉपुलैरिटी वेव के ऊपर लोग राइड कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन क्या वो 15 साल से सेक्रीफाइस करें इस पार्टी के अंदर? हमने तो खून दिया इस पार्टी के अंदर, मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली हमने इस पार्टी के अंदर खून अपना दिया। हम बड़े इस पार्टी के अंदर हुए। आप हमें बताएंगे ये पार्टी क्या है? आप हमें बताएंगे, दर्ज देंगे कि कौन यहाँ इदारों की बात कर रहे हैं? इदारों की तबाही से तो हमने मुल्क का स्टार्ट लिया है। मुल्क को तोड़ने की सारी गेम तो हमने बनाई है। वो कौन सा गलत काम है जो हमने नहीं किया? जो नून लीग को हम बुरा कहते थे, पीपल्स पार्टी को बुरा कहते थे, जो मौलाना को फौज के लिए हम बुरा कहते थे, वो सब हदें पार करके तो हम गए। आप कह रहे हैं दायरे तोड़ने का काम हमने किया, आपने अपने लिए, मतलब हम पीटीआई के लिए जो मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं। आप खुदा की कसम खा के मैं कहता हूं कि आबिद शेर अली साहब पिछले इलेक्शन में हराए गए हैं। खुदा की कसम खा के आपको बात है, इस बार जेन्युइनली आ रहे। पिछली बार हराए गए थे क्योंकि नवाज शरीफ के ये भांजे या भतीजे थे या बहन के बेटे थे। मैं तो ओपन बात कर रहा हूं। ये खबरें लाएं जिनकी बड़ी खबरें लाएं। राजा साहब आप इसका जवाब देना चाहते हैं? नहीं, देखिए ये कहना कि पीटीआई कोई मुल्क दुश्मन जमात है, ये बिल्कुल एक गलत बात होगी। 9 मई का एक वाकया हुआ, उसमें अगर नहीं सलमान साहब मैंने ये बात नहीं की है। सलमान साहब मैंने ये बात नहीं की है। मैंने ये बात की है। देखिए मुझे देखिए 9 मई का वाकया जो है तो ठीक है, उनको सजा दें उन लोगों को, लेकिन पीटीआई उन लोगों पर सिर्फ नहीं है मुश्तमिल। करोड़ों लोग इसके साथ वाबस्ता हैं, रूहानी तौर पे, जज्बाती तौर पे, जहनी तौर पे। आप ऐसे नहीं कर सकते। अब हमने अगर आगे बढ़ना है तो जरूर जिस किसी ने कोई जुर्म किया है उसको उस जुर्म की सजा दीजिए, लेकिन आप एक पार्टी की हकीकत को तस्लीम कीजिए। और हम चाहते हैं कि इदारों के साथ मिलकर बैठे और इदारों में और अवाम में और हम में एक मुफाहमत हो। बिल्कुल हम ऐसे ही चाहते हैं। मुझे इस पार्टी के अंदर कोई इस वक्त रवैया ऐसा नजर नहीं आता जिसको आप ये कहें कि ये एक कॉन्फ्रंटेशनिस्ट जज्बा है, ये चाहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी हो। मुझे ऐसा कोई जज्बा पार्टी में नजर नहीं आता। और मेरी इमरान खान साहब से तबातुर से मुलाकात तकरीबन हर हफ्ते हुई है पिछले 8-9 माह में, उससे पहले तो रोज ही होती थी। इसलिए मैं आपको यकीन से यह कहता हूं कि इस वक्त हम एक बहुत मैच्योर और बुर्दबार पार्टी हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टी होने के नाते हमें पाकिस्तान की आबियारी करनी है, पाकिस्तान के इदारों की आबियारी करनी है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन वो तभी मुमकिन होगा
कि हम सच को माने, माजी के झूठ को भी हमें मान लेना चाहिए, मैं बिल्कुल उससे इनकार नहीं करता, लेकिन आज का जो सच है और आज का जो झूठ है उसमें तफरीक जरूरी है। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आबिद शेर अली साहब, 2018 के लिए वाडा साहब ने कहा कि आपको हरवाया गया क्योंकि आप नवाज शरीफ से आप रिश्तेदारी थी, तो आपको हरवाना लाजुम था। इस बार 2024 में क्या आप सही हारे हैं? नहीं, जेन्युइनली हारे हैं। ये कहते हैं कि आप सही से हारे हैं, आपकी अपनी क्या राय है? मैं देखे लोगों का वोट पड़ा हमारे खिलाफ, मैं ना किसी कोर्ट में गया, ना मैंने कोई सलमान अकरम राजा साहब जो फरमा रहे हैं, ना हमने किसी यहाँ पे इनके किसी कैंडिडेट को हरासा किया, ना कोई अंदर कराए। इनके खुले कैंडिडेट यहाँ पे फिर रहे थे, पूछ रहे काकड़ साहब जीते हैं, हमने एक चीज़ हार गए तो हार गए हैं, तो इसमें कोई ऐसी मुज़ायका खेज बात मतलब आप अपनी वाज़े अंदाज में आबिद साहब क्लियर जवाब मिल जाए, आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं ना इस दफ़ा 2024 में? ठीक है, मैं हार गया जी, इसमें कौन सी ऐसी, मैं कोई बिल्कुल सही, ये बड़ी खबर चलाएंगे, ये अच्छी बात होती है, शिकस्त तस्लीम कर लेना भी अच्छी बात होती है, मैच में एक ही नहीं जीतता। एक चीज़ हार गए हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ अब आगे चलना चाहिए। मलिक साहब अभी ऐसे फिर ये ट्रूथ रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात कर रहे हैं, फिर बना ले सब। PMLN तो बड़ी देर से कह रही है इन चीज़ों पर कि जो वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान पे, तो उस पर बैठ के पार्लियामेंट में जाके ये बनाए ट्रूथ रिकन्सिलिएशन कमीशन। तो बात ये है कि मुल्क इस वक्त बहरान का शिकार है, अगर कोई पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की गई तो फिर इस तबाही के मलिक साहब सब जिम्मेदार होंगे। मीडिया हाउसेज को भी चाहिए, पॉलिटिशियंस को भी चाहिए, पाकिस्तान की गरीब आवाम का सोचे, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का सोचे, पाकिस्तान की टेक्सटाइल। अच्छा, टाइम थोड़ा जल्दी राजा साहब से भी जवाब ले लें। राजा साहब, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो आपके जीते हुए अरकान है आज़ाद, वो आपके साथ बचे रहें। मुझे लगता यह है कि अगर इसी तरीके से ये मैच अभी हंग रहा दरमियान में, तो आपके बहुत से अरकान टूट जाएंगे। कौमी असम्बली में ज़्यादा देर मोहलत मिलेगी नहीं, अगले एक हफ्ते के अंदर टूट जाएंगे। देखिए, ये तो हमें वक्त तक बता देगा, अगला एक हफ्ता या अगले चंद दिन जो हैं कि इसमें क्या होते हैं। मुझे बहुत हैरत होगी क्योंकि एक बहुत बेवकूफ़ाना अमल होगा। जो उनको इस वक्त इज्जत मिली है, जो आवाम से वोट मिले हैं, वो मेरा ख्याल है अपने हलकों में वापस नहीं जा सकेंगे अगर किसी ने इस वक्त गद्दारी की। तो मुझे तो काफ़ी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। देखिए, मैंने अब आवाम के इस जज्बे को बहुत करीब से देखा है, गलियों में, गाँवों में, और मेरी नज़र में ये एक बहुत गहरा जज्बा है। इसकी हमें कदर करनी चाहिए। और इन लोगों को भी मेरा ख्याल है इतना इदराक है जो सियासी मैदान में है कि ये इस जज्बे की से गद्दारी जो है वो उन्हें हजम नहीं होगी। सर, एनी स्ट्रेटजी? ये तो आपकी होप है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो पूरी होगी। एनी स्ट्रेटजी? देखिए, हम पार्टी इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं ना, चूंकि इस वक्त PTI को बतौर पार्टी पार्लियामान में नहीं शनाख्त दी जा रही, इसलिए इस वक्त बिल्कुल हम करीब हैं कि हम कोई ना कोई पार्टी विफाक में भी और सूबों में भी हम उसके साथ एक माहिदे के तहत अलायंस करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे। और आइंदा देखेंगे जब हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएंगे और हमारा तशख़्ख़ुस बहाल हो जाएगा, तो फिर यकीनन हम अपने तौर पे पार्लियामान में बैठेंगे। लेकिन अगले चंद दिनों में आपके सामने सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि हम किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। MWM का ही ज़्यादा इम्कान है राजा साहब, मेरे ख्याल में और तो किसी जमात से आप इतने करीब नहीं हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा जब तक फैसला हो ना जाए और मंजर-ए-आम पे ना आ जाए। दुरुस्त है। वाडा साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे। हुकूमत, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान कितनी देर आगे चलेंगे? सर देखिए, जितनी भी कोशिश कर लें सर, बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। बहुत ही डिवाइन हेल्प आ गई, को मुझा हो गया, और ये कोलेशन के साथ भी 1.5 पौने 2 साल। क्योंकि अब ये अगर आप इमरान खान साहब को बिठा लें, नवाज शरीफ साहब को बेस्ट फ्रेंड बना दें, रज़ाई साहब को बना दें, सारों को बेस्ट फ्रेंड बना दें, तब भी मुझ ज़ाती तौर पर एक जल्दी क्विक आंसर, क्या इमरान खान को इस इलेक्शन नताइज के बाद ज़्यादा देर जेल में रखना, और जिस तरह के केसेस की नोयत है, बहुत जानदार केस नहीं है, किसी केस में भी जानी है, मुमकिन होगा? जुम्बिश कलम का इंतजार करें। बैक जुम्बिश कलम किसी वक्त भी वो ऑर्डर हो सकता है। जुम्बिश कलम तक मैं रुकूंगा। अच्छा, वो जुम्बिश कलम पे फांसी पे भी चढ़ता है, फांसी से बाहर भी आ जाता है। जुम्बिश कलम, तो वो जुम्बिश कलम जब आप 6 पढ़ लें और उसी को 9 पढ़ लें तो आपकी मर्जी है। तो जुम्बिश कलम करीब हो सकती है, जुम्बिश कलम करीब हो सकती है। जुम्बिश कलम पाकिस्तान का फ्यूचर।
बिल्कुल ठीक। फैसल वाडा साहब, सलमान अकरम राजा साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।